प्राचीन भारत के उस उथल-पुथल वाले दौर की कल्पना कीजिए, जहां गंगा की लहरों में भी जैसे राजनीति के रहस्य बुने जा रहे थे। मौर्यन सिंहासन पर कब्जा करने के लिए राजाओं के भेष में छुपे भेड़ियों के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। आज के इस विश्लेषण में उसी दौर के एक बेहद खास व्यक्ति की कहानी और उनके अद्भुत ज्ञान को समझा जाएगा। एक ऐसा शख्स जिसने अकेले अपने कुशल मस्तिष्क के बल पर एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। पर आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। दुनिया की सबसे तेज तलवार आखिर होती क्या है? क्या वो किसी खास किस्म के लोहे या स्टील से बनती है? बिल्कुल नहीं। यहां जो सीख हमें मिलने वाली है वो साफ बताती है कि शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत किसी भौतिक हथियार में नहीं, बल्कि एक तेज, शांत और कुशल मस्तिष्क में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, साम्राज्यों के निर्माता। तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक बेहद सम्मानित प्रोफेसर थे चाणक्य। अहंकारी नंद राजा धनानंद द्वारा किए गए एक भारी अपमान के बाद उन्होंने एक प्रचंड बदले की कसम खाई थी, पर उन्हें पता था कि इसके लिए एक सही माध्यम चाहिए, और वो माध्यम बना चंद्रगुप्त नाम का एक बेहद महत्वाकांक्षी युवा। इस युवा को राजधर्म के बारीकियां सिखाने के लिए अर्थशास्त्र रचा गया। ये सत्ता, धन और सुशासन पर आधारित एक महान प्राचीन ग्रंथ है, और यही वो मास्टर प्ले बुक थी जिसके सहारे उस नवयुवक को जासूसी, कूटनीति और नेतृत्व के सबसे जटिल गुण सिखाए गए थे। अब आते हैं भाग 2 पर, ताकत और रणनीति, सफलता का सबसे मूल मंत्र। एक बार नदी के किनारे बैठे महान शिक्षक चाणक्य ने अपने बेचैन शिष्य को एक बेहद सटीक उदाहरण दिया। असल में चंद्रगुप्त बिना सोचे समझे युद्ध के मैदान में कूदने के लिए आतुर थे। इस पर चाणक्य ने चावल का एक दाना लिया और उस पर घास का एक तिनका गिराया। जाहिर है कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसी चावल के दाने पर एक भारी पत्थर रखने को कहा, और देखते ही देखते वो दाना तुरंत पिस गया। असल अंतर यही है। आज के दौर में भी देख लीजिए, चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया हो या अपना निजी जीवन, बिना रणनीति की ताकत सिर्फ और सिर्फ शोर मचाती है, ठीक उस घास के तिनके की तरह। लेकिन दूसरी तरफ अगर ताकत के साथ एक ठोस रणनीति मिल जाए तो वो उस भारी पत्थर की तरह होती है जो पलक झपकते ही तबाही ला सकती है। इस पूरे किस्से से एक बड़ा ही अटल नियम निकलकर सामने आता है। कार्य करने से पहले अपने साधनों को समझो। ये बिल्कुल फाउंडेशन रूल है। एक कुशल रणनीतिकार के लिए यह बेहद आवश्यक है कि दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाने से पहले वो खुद की ताकत और अपने पास मौजूद साधनों की पूरी समझ रखे। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, श्रम पर प्रभाव यानी लेवरेज ओवर लेबर। यहां पर एक दिलचस्प किस्सा है जहां चंद्रगुप्त के सामने दो तरफा युद्ध की चुनौती आई तो एक दूधवाली के उदाहरण से समझाया गया कि थोड़ी सी मलाई बांटने के बजाय उसका मक्खन बनाकर प्रभाव कैसे बढ़ाया जा सकता है। और यही सिद्धांत युद्ध के मैदान में जीत का ब्लूप्रिंट बन गया। चाणक्य का असूल साफ था, दोनों तरफ मत लड़ो। इसके बजाय उन्होंने क्या किया? पड़ोसी राजा के मंत्री को सोने से भ्रष्ट किया, उसके सेनापति को एक पूरे प्रांत का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, और दुश्मन को एक भी तीर चलाए बिना अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। जब एक तरफ का दुश्मन पूरी तरह शांत हो गया, तब अपनी पूरी सेना को सिर्फ और सिर्फ नंदा वंश के खिलाफ लगा दिया। ये चाल आज के कॉर्पोरेट वॉरफेयर में भी उतनी ही सटीक बैठती है। सीधे टकराव से कहीं बेहतर होता है आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव यानी लेवरेज का इस्तेमाल करना। अर्थशास्त्र का एक बेहद गहरा विचार है, बुद्धिमान योद्धा उस युद्ध से बचता है जिसे वो जीत नहीं सकता। वो युद्ध शुरू होने से पहले जीतता है, उसके बाद नहीं। इस लाइन की गहराई सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। ये इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि व्यर्थ की मेहनत और थकान से बचकर शतरंज की चाल जैसे प्रभाव को चुनना ही सही मायने में विजय दिलाता है। अब आते हैं भाग 4 पर, दुश्मन की समझ। ये पूरा खेल मनोविज्ञान का है। पाटलिपुत्र पर होने वाले आखिरी हमले से ठीक एक रात पहले की बात है। ध्यान सेनाओं के टकराव पर नहीं बल्कि मनोविज्ञान पर केंद्रित था। इस कांच के बर्तन के नीचे कैद जहरीले बिच्छू के उदाहरण को देखिए। एक बिच्छू कभी भी नफरत के कारण डंक नहीं मारता, वो डंक मारता है अपने स्वभाव के कारण। ठीक उसी तरह दुश्मन किसी बुराई की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही इच्छाओं और डर के संचालन से कदम उठाते हैं। उन्हें हराने के लिए उनसे अंधी नफरत करना बिल्कुल मददगार नहीं होता, बल्कि उनकी साइकोलॉजी को पूरी तरह से समझना काम आता है। नंद राजा भी एक ऐसा ही बिच्छू थे, जिन्हें क्रोध में नहीं बल्कि एक नए आदर्श साम्राज्य के निर्माण के लिए हटाना अनिवार्य हो गया था। चाणक्य के बरसों के उस अदृश्य और गुपचुप प्रबंधन का परिणाम कितनी तेजी से सामने आया, जरा उस पर गौर कीजिए। कुछ महीने पहले
आर्थिक तबाही ने नंदा खजाना पूरी तरह खाली कर दिया। कुछ हफ्ते पहले जासूसों ने दुश्मन सेनापतियों का पाला बदलवा दिया। हमले का पहला दिन जनता ने नई सुबह और नए नेता का खुले दिल से स्वागत किया, और रात आते आते मौर्यन साम्राज्य का जन्म हो गया। ये जो आश्चर्यजनक रूप से तेजी से मिली जीत थी, वो असल में बरसों की अदृश्य तैयारियों का एक शानदार धमाका थी। चलिए अब देखते हैं भाग 5, अजेय मस्तिष्क, चाणक्य की अंतिम सीख। अब समय थोड़ा आगे बढ़ चुका है, साम्राज्य बन चुका है और चाणक्य अब एक वृद्ध व्यक्ति हो चुके हैं। यहाँ आकर एक अटल सत्य समझ आता है कि भौतिक संपत्तियां हमेशा अस्थायी होती हैं। सत्ता ढल जाती है, सोना आखिरकार जंग खा जाता है और दुनिया की सबसे विशाल सेनाएं भी समय के आगे कमजोर पड़ जाती हैं। पर इसके बिल्कुल विपरीत एक ऐसा मस्तिष्क जो नीति, रणनीति और आत्म जागरूकता में कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित हो, उसे समय का कोई भी थपेड़ा या कोई भी बड़ा से बड़ा राजा कभी जीत नहीं सकता। ये सच में बिल्कुल अजेय होता है। यहाँ एक और कमाल का विचार मिलता है। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो बांटने पर बढ़ती है। एक जलते हुए दीपक से दूसरे बुझे हुए दीपक को जलाने का वो दृश्य अत्यंत शक्तिशाली है। दूसरे दीपक में रोशनी आने से पहले वाले की आभा बिल्कुल कम नहीं होती। चाणक्य की शिक्षाओं का यही मूल रूप था। मौर्यन साम्राज्य उनका एक कार्य जरूर था, लेकिन आने वाली सदियों के लिए अर्थशास्त्र के रूप में वो ज्ञान की एक ऐसी जोत छोड़ गए जो आज भी पूरी रोशनी के साथ जल रही है। एक नया युग शुरू करके जब ये राजा बनने वाला महान शिक्षक सादगी से जंगलों की तरफ निकल गया, तो वो अपने पीछे सीखने वालों के लिए जीवन के इन 4 प्रमुख लक्ष्यों का दर्शन छोड़ गया। पहला, अर्था यानी उद्देश्य। दूसरा, कामा यानी इच्छा। तीसरा, धर्म यानी नैतिकता। और चौथा, मोक्ष यानी मुक्ति। उन्होंने किसी सिंहासन की सेवा करने के बजाय सत्य की सेवा करने का चुनाव किया, जो सच में बड़ी बात है। सत्ता सच में ढल जाती है, लेकिन मस्तिष्क हमेशा कायम रहता है। ये प्राचीन कथा एक बेहद प्रभावशाली विचार छोड़ जाती है। आज के दौर के रणनीतिकारों के लिए इन 4 लक्ष्यों में से आखिर कौन सा लक्ष्य सबसे सच्चा मार्गदर्शन करेगा? आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, इस ठोस सीख के साथ कि ज्ञान और सही दिशा मिलकर किसी भी भारी पत्थर को उठाने या तोड़ने की शक्ति रखते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।